हेलो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने एक नए टॉपिक के साथ और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो किसी भी प्रोसेस इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब हमारी कोई भी प्रोसेस इंडस्ट्री हो, उसमें किसी भी सॉल्यूशन का जो हमें पीएच मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, आज हम उसी पीएच पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको यूट्यूब में कई सारी वीडियोज़ हैं, गूगल पे, बुक्स में आपको थ्योरी तो बहुत ज़्यादा मिल जाएगी कि पीएच क्या होता है, पीएच स्केल क्या होती है, मिल्क का पीएच, वाटर का पीएच, ब्लड का पीएच क्या क्या होता है। एक फुल डिटेल आपको थ्योरेटिकल डिटेल्स आपको नेट पे मिल जाएगी। बट आज हम बात करने वाले हैं अपनी प्रोसेस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग जो हमारे इलेक्ट्रोड्स यूज़ होते हैं, वो किस तरीके से वर्क करते हैं, कि क्या उनका कंस्ट्रक्शन रहता है, क्या उनका फ़ॉर्मूला है, जिसके थ्रू हम उनकी एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं और ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कब हमें अपना जो इलेक्ट्रोड है उसे रिप्लेस करने की रिक्वायरमेंट है। तो आइए अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए अपने हमेशा की तरह हमने कुछ कंटेंट पॉइंट्स बनाए हुए हैं, जिन पर हम अपनी पूरी वीडियो को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला होगा हमारा पीएच डेफिनिशन। एक कम शब्दों में पीएच को हम क्या बोलेंगे, उस पे हम डिस्कस करते हैं। अब पीएच क्या होता है? पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हमारे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या है, इस चीज को मेजरमेंट करने के लिए जिस टेक्निक का, जिस मेथड का हम यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं पीएच। अब हमें पीएच को मेजर करने की रिक्वायरमेंट ही क्यों हुई? एक्चुअली क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन हो, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक बीकर है, इसके अंदर हमारा कोई सॉल्यूशन है, तो हर एक सॉल्यूशन के अंदर कुछ हमारे एच आयंस होंगे, एच प्लस, और कुछ होंगे ओ एच माइनस। अब क्या है, अगर हमारे किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, तो वो जो हमारा लिक्विड या जो वो हमारा जो सॉल्यूशन होगा, वो एसिड फॉर्म में होगा, मतलब उसकी अम्लता ज्यादा होगी। अगर किसी सॉल्यूशन में हमारे OH माइनस ज्यादा है, तो इसका मतलब वो हमारा क्षारीय होगा। अब इसकी स्केल तो हम सभी जानते हैं, 0 से 14 होती है और मिडिल में जिसे हम न्यूट्रल बोलते हैं वो होता है 7। अगर 7 से नीचे जा रहा है कोई हमारा पीएच, तो इसका मतलब है हमारा हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, और 7 से 14 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब हमारे हाइड्रोक्सिल आयन जो OH माइनस आयंस होते हैं वो हमारे बढ़ रहे हैं। ये तो हो गया हमारी किताबी ज्ञान, किताबी थ्योरी की पीएच क्या होता है, H प्लस OH माइनस होता है। अगर हम इसको एक बेस लैंग्वेज में बोलना चाहें कि क्या होता है हमारा पीएच, तो पीएच क्या है हमारा, जैसे मान लीजिए हमारा ये 1 लीटर का हमारा कोई कंटेनर है, सोल्यूशन है, जिसके अंदर हमारा 1 लीटर का सोल्यूशन भरा हुआ है। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन आयंस हमारे ग्राम्स में हम मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे किसी 1 लीटर के सोल्यूशन में कितने हाइड्रोजन आयंस ग्राम इक्विवेलेंट में हैं, उसका जो कंसंट्रेशन होता है, उसका जो हम मेजरमेंट करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे पीएच मेजरमेंट। तो यही होता है हमारा पीएच, कि ग्राम इक्विवेलेंट टू पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम्स हमारे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है, तो वो होगा, कहलाएगा हमारा पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब हम अपने दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं कि मेजरमेंट टेक्निक्स ऑफ पीएच, कि पीएच को मेजर करने के लिए हमारे इंडस्ट्री में कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं। तो आइए हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो हमारी इंडस्ट्री में बेसिकली 3 तरीके के मेथड्स हम यूज करते हैं, 3 टाइप्स। पहला क्या होता है हमारा पीएच इंडिकेटर स्ट्रिप। दूसरा हमारा होता है फोटोमीट्रिक, फोटोमीट्रिक। और जो तीसरा मेथड होता है हमारा वो होता है पोटेंशियोमीट्रिक, पोटेंशियोमीट्रिक मेथड। अब पीएच इंडिकेटर स्ट्रिप क्या होता है हमारा, हमारे पास एक स्ट्रिप होती है, उसको हम किसी भी सोल्यूशन में डिप करते हैं। तो जो हमारी पीएच इंडिकेटर स्ट्रिप होती है, वो सोल्यूशन में डिप होने के बाद उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। और ये जो हमारा चार्ट जो आपको जो दिख रहा है, इस चार्ट से हम उस इंडिकेटर के कलर को मैच कराते हैं। तो हमारे चार्ट में जिस प्लेस पे हमारा जो इंडिकेटर की जो हमारी स्ट्रिप का कलर मैच कर जाता है, तो वही हमारा होता है किसी भी सोल्यूशन का पीएच। दूसरा तरीका क्या होता है हमारा फोटोमेट्रिक। फोटोमेट्रिक में क्या होता है, एक हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे एक हमारी एक लेजर लाइट निकलती है, लाइट बीम निकलती है, और वो हमारे सोल्यूशन के ऊपर डाली जाती है। तो सोल्यूशन क्या करता है, अपने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग वो जो हमारी लाइट बीम आई है उसको कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, और जितने परसेंटेज हमारी एब्जॉर्ब हो जाती है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा पीएच इंडिकेशन मिलता है।
तीसरा नंबर आता है फोटोमेट्रिक। फोटोमेट्रिक वही वाला इलेक्ट्रोड है जो हम सब अपने प्लांट्स में यूज करते हैं। इसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों में क्या प्रॉब्लम थी जो हमें तीसरे पे आना पड़ा। सबसे पहले पीएच इंडिकेटर स्ट्रिप की जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि हम उससे कंट्रोलिंग नहीं कर सकते। हमें जब भी पीएच की वैल्यू को जानना है तो हमें डिप करना है, पीएच को मैच कराना है, उसके बाद अपना कोई कंट्रोल वॉल्व हो या हमारा कोई पंप हो जिसके हमें वीएफडी के थ्रू आरपीएम मेंटेन करेंगे, फिर हम इस पीएच को मेंटेन करेंगे। लेकिन क्या होता है कई बार हमारा सोल्यूशन थोड़ा सा क्लाउडी हो जाता है, कलर इनहेरेंट हो जाता है, या उसमें केमिकल बॉन्ड की वजह से उसका जो कलर होता है वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की वजह से खुद ही चेंज हो जाता है, जिससे हम इन दोनों मेथड से एक प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ हम पीएच मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इन दोनों को हमारा एक तो ये मैनुअल मेथड हो गया, दूसरा ये प्रॉपर एक्यूरेट नहीं होंगे। तो इन प्रॉब्लम्स से बचने के लिए या इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए हमें पोटेंशियोमेट्रिक इलेक्ट्रोड का यूज हमें करना पड़ा। उसे हमने इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया। तो अभी हम मेन टॉपिक पे रखेंगे हमारा पोटेंशियोमेट्रिक इलेक्ट्रोड, जो कि आपको हमारे फोटो में भी दिख रहा है और आप सभी प्लांट में यूज भी इसे करते हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, कंपोनेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पीएच इलेक्ट्रोड। तो फ्रेंड्स अभी हम बात कर लेते हैं अपने पोटेंशियोमेट्रिक पीएच इलेक्ट्रोड के बारे में कि वो किस तरीके से वर्क करता है या उसका क्या प्रिंसिपल है। एक्चुअली दोस्तों क्या होता है जब हम दो सॉल्यूशंस को एक दूसरे से इंटरफेस कराते हैं, इंटरेक्ट कराते हैं, तो हमारा क्या होता है, क्योंकि हर एक सॉल्यूशन के अंदर हमारा H प्लस ओ H माइनस है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव हमारे आयंस उसके अंदर अवेलेबल हैं। तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे। पॉजिटिव वाला निगेटिव से होना चाहेगा, निगेटिव वाला पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा। तो उस केस में क्या होगा, तो वहां पे हमारा एक इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल जनरेट होगा। जब इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, वो हमें किसी वोल्टेज के फॉर्म में, मिली वोल्ट के फॉर्म में हमें सिग्नल देना स्टार्ट कर देगा। अगर हम उसका कंपैरिजन किसी स्टैंडर्ड या रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ कर दें, तो जो बीच में जो हमारा डिफरेंस बन के आएगा वही हमारा होगा पीएच इंडिकेशन के लिए हमारा मिली वोल्ट। अब इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई कंटेनर है, इसके अंदर हमने एक बैरियर डाल दिया, इसके इधर हमारा सोल्यूशन कोई ए है, इधर सोल्यूशन बी है। तो इन दोनों सॉल्यूशंस में H प्लस ओ OH माइनस दोनों होंगे। तो क्या होगा, इस सॉल्यूशन का जो H प्लस होगा वो इस सॉल्यूशन के OH माइनस से अट्रैक्ट करेगा, इसका जो OH माइनस होगा वो इसके H प्लस से अट्रैक्ट करेगा, मतलब पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव। इस तरीके से जब अट्रैक्शन होगा यहाँ पे, तो हम जानते हैं कि जहां पर हमारे आयंस का एक्सचेंज होता है, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है, तो वहां पे हमारा कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारे किसी सॉल्यूशन से, हमारे किसी फ्लूइड्स की वजह से जनरेट हो रहा है, केमिकल्स की वजह से जनरेट हो रहा है, तो इसीलिए इस तरीके के पोटेंशियल को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल। और यही इसका प्रिंसिपल होता है और यही इस इलेक्ट्रोड का बेसिकली नाम भी होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके कंपोनेंट्स एंड कंस्ट्रक्शन की। तो जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे हमें रेफरेंस लेकर कंपैरिजन करना है। इसका मतलब अपने थर्मोकपल की जैसे यहाँ पे एक मेजरिंग जंक्शन होगा, एक हमारा रेफरेंस जंक्शन होगा। वहां पे क्योंकि हम थर्मोकपल में जंक्शन के थ्रू काम कर रहे थे इसलिए वहां पे जंक्शन बोलते थे। यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, मेजरिंग इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब मेजरिंग इलेक्ट्रोड की सबसे पहले बात कर ली जाए तो मेजरिंग इलेक्ट्रोड वही वाला इलेक्ट्रोड होता है जिसको हम सेंसर में डिप करते हैं और नीचे एक बल्ब टाइप का जो बना होता है उसे हम बोलते हैं मेजरिंग इलेक्ट्रोड। अब इसके अंदर हमारा जो फिल होता है, जो सोल्यूशन, वो होता है केसीएल, और केसीएल होता है हमारा 7 पीएच का। अब 7 पीएच का यहाँ पर हमारे एक रिफिलिंग के लिए भी होता है। जैसे मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रोड के अंदर से हमारा जो केसीएल अगर खत्म हो गया है तो उसे हम यहाँ से फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मेजरिंग जंक्शन की बात करें तो इसके अंदर केसीएल होता है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर पड़ा होता है, और उस कंडक्टर का जो टिप होता है तो वहां पर एक एजीसीएल सिल्वर क्लोराइड का एक हमारी सेंसर टिप होती है। यही हमारे मेजरिंग का काम करेगा। सेकंड हमारे पोटेंशियोमेट्रिक इलेक्ट्रोड में होता है रेफरेंस जंक्शन। रेफरेंस जंक्शन में क्या होता है, इसके साइड वाला जो आपको दिख रहा है ये रेफरेंस जंक्शन है। तो ये रेफरेंस जंक्शन भी, इसके अंदर जो हमारा फ्लूइड भरा होता है वो भी हमारा केसीएल ही होता है। केसीएल मतलब पोटेशियम क्लोराइड। और इसका जो सेंसर टिप होती है, जैसे यहाँ पे एजीसीएल सिल्वर क्लोराइड लगा हुआ था, यहाँ पे एचजीसीएल होता है मतलब मरकरी क्लोराइड, और इसको हम बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसके बाद जो इसके अंदर जो हमारा फिल होता है इसे हम बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोलाइट।
तो ये कुछ हमारा कंस्ट्रक्शन होता है जो हमारा पीएच इलेक्ट्रोड होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी वर्किंग के बारे में। वर्किंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने किसी इसे एक सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दिया। ये हमारा एक कोई अननोन सॉल्यूशन है, जिसका अननोन पीएच का सॉल्यूशन है, जिसका हमें पीएच मेजर करना है। तो जैसे हमने इसको डिप किया तो सेम इसी की प्रोसेस के जैसे इसके अंदर H प्लस भी होगा, OH माइनस भी होगा। तो वो क्या करेगा, इसमें लिथियम आयंस की वजह से ये H प्लस और OH माइनस मतलब पॉजिटिव और निगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे, वो इस बल्ब के चारों तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। और इसके अंदर क्योंकि KCl भरा हुआ है 7pH का, तो वो इन दोनों के आयंस एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे और यहाँ पर एक प्लस माइनस पूरा बना देंगे। इस ग्लास इलेक्ट्रोड के चारों तरफ वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे। इसके एक्यूमुलेशन की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रोड है, इसका हमारा जो पोटेंशियल है, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा तो उसकी वजह से हमारा कुछ ना कुछ मिलीवोल्ट सिग्नल जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। बट इस सॉल्यूशन में पड़े होने के बाद भी हमारा जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, ये इसकी जो वैल्यू है, इसका जो मिलीवोल्ट है, वो चेंज नहीं होगा। जिससे क्या होगा, इन दोनों के डिफरेंस से हमारा जो एक आउटपुट जनरेट होगा और वही आउटपुट जो है हमारा तीसरे कंपोनेंट मतलब जो हमारा एनालाइजर होगा, एनालाइजर में हमारा एक लगा होता है प्री एम्पलीफायर। प्री एम्पलीफायर क्यों लगा होता है इसमें? प्री एम्पलीफायर के लगाने का मेन रीजन ये होता है कि जो हमारा ग्लास बल्ब है, वो हमारा इलेक्ट्रिकल का एक बैड कंडक्टर है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस जनरेट होगा। हाई रेजिस्टेंस जनरेट होने की वजह से जो हमारा आउटपुट होगा, वो बहुत ही कम, बहुत ही छोटी मात्रा में होगा। इसीलिए उसको हाई करने के लिए हमें प्री एम्पलीफायर की जरूरत पड़ेगी। प्री एम्पलीफायर जो है हमारा जो एनालाइजर होगा, जो हमारा फोर्थ कंपोनेंट है, तो वो हमारे उस एम्पलीफाइड सिग्नल को पीएच वैल्यू, पीएच स्केल में कन्वर्ट करके हमारी डिस्प्ले पर शो करने लगेगा। तो ये होती है हमारी वर्किंग पीएच इलेक्ट्रोड की। अब हम बात कर लेते हैं प्रिकॉशन इन मेजरिंग पीएच। अगर हम पीएच को मेजर करने जा रहे हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा? एक्चुअली जो पीएच होता है वो हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। इसलिए आजकल जो हमारी नई डिजाइन आ रही हैं, उसमें इसी सेंसर के साथ हमारे 3 वायर आरटीडी के और निकले होते हैं। जो हम एनालाइजर में जब लगाते हैं तो आउटपुट के वायर तो लगेंगे ही लगेंगे, साथ में हमारे आरटीडी के वायर भी लगते हैं। क्योंकि टेम्परेचर के वेरिएशन के साथ साथ हमारा पीएच का भी वेरिएशन होगा। इसीलिए हमें टेम्परेचर मेजरमेंट टेक्निक तो यूज करनी ही पड़ेगी। अब मान लीजिए हमारे पास कोई इलेक्ट्रोड है, उसमें हमारे पास आरटीडी का कोई ऑप्शन नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम उसमें एक आरटीडी सेपरेट डालेंगे। उस सेपरेटेड आरटीडी का जो हमारी वैल्यू होगी वो हम अपने एनालाइजर को देंगे, तब जाके वो हमारा एक फाइनल आउटपुट देगा। दूसरा पॉइंट क्या होता है, जब भी हम किसी भी सॉल्यूशन का पीएच मेजर करते हैं तो हमारा जो पीएच इलेक्ट्रोड होता है वो प्रॉपर तरीके से क्लीन होना चाहिए। और किस तरीके से क्लीन करना है, ये जब हम आगे कैलिब्रेशन की बात करेंगे तो वहां पर आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रोड को क्लीन, प्रॉपर तरीके से क्लीन कैसे करना है कि वो खराब भी ना हो, हमें गलत वैल्यूज भी ना दे और हमारे क्लीन भी हो जाए। तीसरा क्या होता है, जो हमारा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड होता है, उसमें हम पीएच को यूज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में हमारा जो ग्लास बल्ब होता है वो मेल्ट हो जाता है। इस वजह से हम उसको पीएच में यूज नहीं कर सकते। तो ये कुछ हमारी प्रिकॉशंस हैं जिन्हें हम मेजरमेंट करने से पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं कैलिब्रेशन की। कैलिब्रेशन किस तरीके से किया जाए? तो दोस्तों, कैलिब्रेशन की अभी हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं, लेकिन मैं आपको एक कम शब्दों में और सही एक्यूरेट तरीके से बता देता हूं कि हम पीएच का कैलिब्रेशन किस तरीके से करेंगे। अब मान लीजिए आपके सामने एक हमारा पीएच का जो एनालाइजर है, उससे जुड़ा हुआ हमारा इलेक्ट्रोड है। कैलिब्रेशन के लिए हमें सबसे पहले दो रेफरेंस बफर सॉल्यूशन चाहिए। बफर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, समझ लीजिए फैक्ट्री कैलिब्रेटेड सॉल्यूशन, जो हमारा 7 पीएच का, 4.01 पीएच का या 9 पीएच का हमारे पास होना चाहिए। कम से कम दो सॉल्यूशन हमारे पास हों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसे डीएम वाटर से क्लीन करेंगे। क्लीनिंग की प्रोसीजर समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड की टिप ये रही, तो इसको सबसे पहले हमें डीएम वाटर से धुलना है। उसके बाद फिल्टर पेपर से प्यार से धीरे धीरे उसको क्लीन करना है। हमेशा ध्यान रखिएगा कभी रब नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कोई आपको बल्ब गंदा दिख रहा है तो जुटे हैं मार उसे रगड़ने के लिए, तो रगड़ने की वजह से क्या होगा, एक स्टैटिक चार्ज जनरेट हो जाएगा। स्टैटिक चार्ज कैसे जनरेट होता है, बचपन में किए होगे ना, बालों में रगड़ा और टूटे फूटे वो जो कागज के टुकड़े होते हैं उनको चिपका लिया जाता है।
तो वो होता है स्टैटिक चार्ज। अगर आपने इलेक्ट्रोड के बल्ब को रब किया तो उसमें एक स्टैटिक चार्ज जनरेट होगा। स्टैटिक चार्ज जनरेट होने से क्या होगा, वही H+OH- जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिससे हमारा पीएच प्रॉपर तरीके से एक्यूरेट रीडिंग दे ही नहीं सकता। तो नॉर्मल हमने डीएम वाटर से धुल लिया, फिल्टर पेपर से क्लीन किया, फिर उसे हमने 7 पीएच के बफर सॉल्यूशन में डिप कर दिया अपने इलेक्ट्रोड को। फिर क्या है, जो हमारा एनालाइजर होगा उसकी सेटिंग्स में जाकर हम कैलिब्रेशन को ओपन करेंगे। कैलिब्रेशन भी वहां पर दो टाइप का मिलता है हमें, ऑटो कैलिब्रेशन और मैनुअल कैलिब्रेशन। तो ऑटो कैलिब्रेशन में मान लीजिए हम चले जाते हैं, ऑटो कैलिब्रेशन में गए, उसके बाद वो खुद ही पूछेगा कि 7 पीएच का आप बफर यूज कर रहे हो, 4 का यूज कर रहे हो, 9 का यूज कर रहे हो। मान लीजिए हम 7 का यूज कर रहे हैं, हमने 7 को सेलेक्ट किया और नेक्स्ट कर दिया। तो क्या होगा, 30 सेकंड की स्टेबलाइजेशन के बाद हमारा पीएच जो है मान लीजिए 6.90 शो करने लगा। अब हमें उसे 7 करना है। अब क्या होता है, कुछ एनालाइजर हमारे पीएच को डायरेक्ट वहीं से ही हम चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे इमर्सन का है, रोज माउंट का है, उसे हम डायरेक्ट नहीं चेंज कर पाते। उसके लिए क्या होता है, हम उसकी सेटिंग में जाएंगे, जहां पे मिली वोल्ट जनरेट हो रहा होगा उस मिली वोल्ट को कम ज्यादा करेंगे, हमारा पीएच चेंज हो जाएगा। एक बार 7 पीएच को हमने कैलिब्रेट कर दिया, फिर हमने उसको इलेक्ट्रोड को बाहर निकाला, फिर से उसे डीएम वाटर से धुला, धीरे धीरे अच्छी तरीके से फिल्टर पेपर से उसे क्लीन कर लिया। फिर हमने 4.01 पीएच में लगाया और फिर से हमने अपने एनालाइजर में 4.01 बफर सॉल्यूशन वाले को सेलेक्ट किया। हमारी रीडिंग 30 सेकंड्स में स्टेबलाइज हो गई। उसके बाद हमने उसे डन कर दिया। तो ये प्रोसीजर होता है हमारे कैलिब्रेशन का। कैलिब्रेशन दोस्तों बहुत ही सिंपल होता है। मैं अगर कोई मुझे मिलता है हमारा इंस्ट्रूमेंट, जिस दिन मैं फील्ड में अपना कैलिब्रेशन करूंगा, तो आपके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना लूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं टेस्टिंग ऑफ पीएच इलेक्ट्रोड। ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारा जो पीएच इलेक्ट्रोड है, हम ये कैसे मेजर करेंगे कि वो हमारा सही है, खराब हो गया या कितना खराब हो गया। तो हम किसी अंदाजे से नहीं या किसी डेविएशन के थ्रू नहीं, हम डायरेक्ट एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले के थ्रू ये चेक करेंगे कि हमारा पीएच इलेक्ट्रोड खराब हुआ है तो कितना खराब हुआ है और सही है तो कितना परसेंट सही है। तो आइए अब हम इन दो टॉपिक को समझ लेते हैं, टेस्टिंग ऑफ पीएच इलेक्ट्रोड और इफिशियंसी फॉर्मूला, कि किसी भी इलेक्ट्रोड की इफिशियंसी कितना परसेंट वो एफिशिएंट वर्क कर रहा है, कैसे मेजर करेंगे। पीएच इलेक्ट्रोड की एफिशिएंसी या उसकी हेल्दीनेस चेक करने के लिए हमें दो पैरामीटर्स को चेक करना पड़ता है। पहला होता है हमारा असिमेट्रिक पोटेंशियल, जिसे हम एपी से डिनोट करते हैं, और दूसरा होता है हमारा स्लोप, इसे हम एफिशिएंसी भी कह सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने अपना इलेक्ट्रोड को टेस्ट किया और हमारा जो असिमेट्रिक पोटेंशियल है वो प्लस माइनस 40 मिली वोल्ट आ रहा है, तब तो हम उस इलेक्ट्रोड को अपनी प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। दूसरा, स्लोप या एफिशिएंसी की बात करें तो ये हमारा 90% से प्लस होना चाहिए, प्लस 90%। अगर ये दोनों पैरामीटर्स हमारे इस टाइप से हमें मिल जा रहे हैं, तो इसका मतलब जो हमारा पीएच इलेक्ट्रोड है वो हमारा प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं असिमेट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो असिमेट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसके लिए हम सीधे प्रोसेस पे चलते हैं, तो वहीं पे हम इसे समझ लेंगे असिमेट्रिक पोटेंशियल क्या चीज है। तो सबसे पहले हमें जब पीएच को, अपने पीएच इलेक्ट्रोड को चेक करना है, तो हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। तो पहला हमें चाहिए 7 पीएच का एक बफर सोल्यूशन। दूसरे नंबर पे चाहिए 4.01 पीएच का एक हमारा बफर सोल्यूशन। और तीसरा हमें चाहिए एक पीएच मीटर, जो कि मिली वोल्ट रीड आउट के साथ होना चाहिए, मिली वोल्ट रीड आउट। अगर हमारे पास ये तीन चीजें हैं तो हम पीएच इलेक्ट्रोड की बिल्कुल कैलकुलेटेड एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब क्या है, जैसे हमने मान लीजिए 7 पीएच ले लिया, बफर सोल्यूशन ले लिया, तो सबसे पहले तो जैसे हमने पहले बात की, अपने इलेक्ट्रोड को प्रॉपर तरीके से क्लीन करना है और उसके बाद जो हमारा इलेक्ट्रोड होगा वो 7 पीएच के बफर सोल्यूशन में डाल देना है। उसके जो हमारे कनेक्शन होंगे वो पीएच मीटर मिली वोल्ट रीड आउट वाला जो हमारा बॉक्स है उसमें किए जाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा, वो हमें कुछ मिली वोल्ट देगा। अब मान लीजिए 7 पीएच का जो हमारा मिली वोल्ट मिलना चाहिए वो होता है हमारा 0 मिली वोल्ट। अगर हमें 7 पीएच पे 0 मिली वोल्ट मिल रहा है तो हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो बहुत बढ़िया वर्क कर रहा है। 0 मिली वोल्ट, हाउ, कैसे? अब आप ध्यान दिए, जब हम कंस्ट्रक्शन की बात किए थे तो वहां पे था ना रेफरेंस, जो हमारा मेजरिंग इलेक्ट्रोड था, सॉरी,
मेजरिंग इलेक्ट्रोड के अंदर जो हमारा KCl फिल था उसका हमारा पीएच वैल्यू क्या थी 7, और हमारा जो 7 पीएच बफर सॉल्यूशन में हमने 7 डाल दिया। अगर दोनों ही पीएच मैच कर गए तो वहां पे हमारा माइग्रेशन तो होना ही नहीं है, माइग्रेशन नहीं होगा तो हमारा 0 मिलीवोल्ट मिल जाना चाहिए। तो यही इसी को हम बोलते हैं असिमेट्रिक पोटेंशियल। बट एक्चुअली क्या होता है ना, थोड़ा बहुत तो हमारा प्लस माइनस सब कुछ चलता रहता है। तो 7 पीएच का मान लीजिए आप प्लस माइनस 40 मिली वोल्ट के अंदर ही अगर हमारा असिमेट्रिक पोटेंशियल चल रहा है तो इसका मतलब दैट इज ओके, ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल रेंज में है। अब हम क्या करेंगे, 4.01 पीएच में फिर से हमने इलेक्ट्रोड को निकाला, क्लीन किया, फिर 4.01 के बफर सोल्यूशन में उसे डिप कर दिया। डिप करने के बाद फिर से हमें कुछ मिली वोल्ट मिल जाएगा। तो जो हमें मिली वोल्ट मिला, मान लीजिए हमारा 174.7 मिल गया हमें, मान लीजिए। तो 174.7 मिली वोल्ट जो होगा ये हमारा 4.1 के पीएच के लिए हो गया। तो इन दोनों का जब हम माइनस कर देंगे तो इन दोनों के माइनस करने के बाद हमें उसका स्पैन मिल जाएगा। स्पैन जब हमारे पास एसिमेट्रिक पोटेंशियल और स्पैन दोनों चीजें आ चुकी होंगी तो बस हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले में उसकी रीडिंग्स को डाल देना है और फिर हम उसकी एफिशिएंसी भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए एक हम एग्जांपल ले लेते हैं जिसके थ्रू हम इस चीज को बढ़िया तरीके से समझ सकें। अब मान लीजिए हमने बफर सॉल्यूशन से चेक किया, जब हम 7 पीएच पे हमने मिली वोल्ट रीड आउट किए थे, विद हमें पोलैरिटी के साथ रखना है। मान लीजिए ये आ गया हमारा 6.1 मिली वोल्ट जो हमारा असिमेट्रिक पोटेंशियल था। इसके बाद हमारा जो 4.01 पीएच का जब हमने सॉल्यूशन पे उसके मिली वोल्ट रीड आउट को चेक किया तो ये मिला हमें 163.9 मिली वोल्ट। दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर आप चेक करेंगे हो सकता है आपको कोई और रीडिंग मिल जाए। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका हम स्पैन निकाल लेंगे। स्पैन कैसे निकलता है हमारा, ये वाली जो रीडिंग है, मान लीजिए इसे हमने URV मान लिया, इसे हमने LRV मान लिया। तो URV माइनस LRV इन दोनों को निकालेंगे। चलिए हम जोड़ लेते हैं, 163.9 मतलब 163.9 माइनस माइनस 6.1, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ये आ गया हमारा 170 मिली वोल्ट। अब हम बात कर लेते हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्मूले की। तो इसका जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा स्लोप या एफिशिएंसी इक्वल्स टू स्पैन अपॉन रेफरेंस स्पैन इंटू 100। अब हमें सिंपल क्या करना है, हमारा जो स्पैन है हमें 170 मिला है, 170, और जो हमारा रेफरेंस स्पैन होता है, रेफरेंस स्पैन, ये हमारा स्टैंडर्ड होता है, ये होता है हमारा 176.9 मिली वोल्ट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 176.9 मिली वोल्ट इंटू 100, ये हमारी वैल्यू आ गई लगभग 99% की। इसका मतलब ये जो हमारा पीएच इलेक्ट्रोड था उसका असिमेट्रिक पोटेंशियल प्लस माइनस 40 के अंदर भी था, और जो हमारी स्लोप एफिशिएंसी आ रही है वो 99 आ रही, मतलब 90% से भी ज्यादा है। तो इस केस में जो हमारा पीएच इलेक्ट्रोड होगा बहुत बढ़िया तरीके से एफिशिएंट वर्क करता रहेगा। अब कोई भी इलेक्ट्रोड अगर वो इन दो रेंज से आउट निकल जाता है तो सीधे उठाओ इलेक्ट्रोड को फेंको, दूसरा चेंज करो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर फिर भी मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रोड है ही नहीं, आपको इसी इलेक्ट्रोड से काम चलाना है, तो आपको उस इलेक्ट्रोड को चार्ज करना पड़ेगा। और चार्ज करने के लिए क्या है, हम Cl के सोल्यूशन में लेंगे और अपने इलेक्ट्रोड को डाल देंगे। 8-10 घंटे 12 घंटे 1 दिन के लिए आप उसे पड़ा रहने दीजिए उसी HCl सोल्यूशन के अंदर। उसके बाद अगर आप दोबारा उसे यूज करते हैं, कैलिब्रेट करते हैं, तो मे भी वो आपका सही वर्क कर जाए। एक्चुअली जितना भी खेल होता है ना वो AgCl और HgCl का ही होता है। अगर हमारे रेफरेंस इलेक्ट्रोड और मेजरिंग इलेक्ट्रोड उनकी अगर स्लोप, उनका अगर एफिशिएंसी डाउन हो जाता है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, बस जुगाड़बाजी करके चला सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको पीएच मेजरमेंट का अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।